अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये फर्स्ट लेक्चर है सितंबर बैच का जो हमने आज स्टार्ट किया है। सिविल जज कम मजिस्ट्रेट की जो पोस्टें अनाउंस होंगी विद इन फ्यू मंथ्स, उसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल भी डिस्कस करेंगे और हमारी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंध की स्पेसिफिक, क्योंकि मैं खुद सिंध से हूँ, सो इस वजह से स्टूडेंट्स को क्यूरीज होती हैं कि सर आप काइंडली पहले सिंध का बता दिया करें। अगर सिंध की बात की जाए तो देखें, सिंध के अंदर रिसेंटली जो 17 अगस्त को मीटिंग अरेंज की गई, तो उस मीटिंग में चीफ साहब का क्या डिसीजन था, ये भी स्टूडेंट्स को बड़ी एंजाइटी है इस आंसर को जानने के लिए। तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि 2 इयर्स एक्सपीरियंस कर दी है उन्होंने। अब 2 इयर्स एक्सपीरियंस किस नेचर में किए, डेट मीन्स के वो एडवोकेट, स्लीपिंग एडवोकेट ना हो, प्रैक्टिस करता हुआ आ रहा हो प्रीवियस 2 ईयर्स से, उसके ऑर्डर्स भी हों, उसके वकालतनामे भी हों, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। और सेकेंडली, अब पोस्ट सिंध के अंदर कब आएंगी, तो अब हमारे पास जो रिसेंट पोस्ट हैं वो आएंगी दिसंबर के लास्ट में या फिर जनवरी के फर्स्ट मंथ में, यानी कि फर्स्ट मंथ ऑफ द 2025। अब उसके अंदर कौन एलिजिबल होगा, ये क्राइटेरिया भी जैसे ही एडवर्टाइजमेंट आएगी तो उस एडवर्टाइजमेंट में आपका क्राइटेरिया आपको बता दिया जाएगा, क्या क्राइटेरिया सेट किया गया है। ठीक है। अब उसका रीज़न क्या है 2 इयर्स एक्सपीरियंस करने का? 2 इयर्स एक्सपीरियंस करने का ये रीज़न है फर्स्टली कि जो एडवोकेट्स 3 इयर्स एलएलबी करके आ रहे हैं, 5 इयर्स एलएलबी करके आ रहे हैं, तो फ़ौरन से ही वो मजिस्ट्रेट बनते हैं। मजिस्ट्रेट बनने के बाद उनको प्रैक्टिकल उनकी अप्रोच नहीं होती, प्रैक्टिकल प्रोसेस से वो नहीं गुजरे होते, तो फिर वो अपने सीनियर्स को अप्रोच करते हैं। मजिस्ट्रेट बनने के बाद भी यही देखा गया। तो अब जाहिर सी बात है 2004-2005 के अंदर जो मजिस्ट्रेट्स अपॉइंट होंगे तो वो किससे गाइडेंस लेंगे? 2022 वालों से, जो कि ऑलरेडी उनमें से कुछ ऐसे मजिस्ट्रेट्स हैं जो कि जिनकी प्रैक्टिस नहीं थी, तो उनको भी इतनी अवेयरनेस नहीं होगी प्रैक्टिकल सिनेरियो के बारे में, किस तरीके से इंटरिम चालान की रिपोर्ट सबमिट करनी है, किस तरीके से चालान की रिपोर्ट बनानी है, ये सारी चीज़ें, ऑर्डर किस तरीके से पास करना है। तो खैर, कहने का मकसद क्या है कि प्रैक्टिस नेसेसरी कर दी जाएगी अभी। दूसरी बात ये कि अगर सिलेबस की बात की जाए सिंध की, तो सिंध का क्या सिलेबस है, पंजाब का क्या सिलेबस है। पंजाब की अगर मैं बात करूं तो पंजाब के अंदर तो आप सबको पता है कि नवंबर के अंदर सीट्स अनाउंस होंगी, और सिंध की जहां तक बात की गई तो सिंध के अंदर जनवरी में। अब दोनों में अगर आप ये देख लें कि स्ट्रिक्ट या हार्ड टेस्ट कौन सा है, तो जो इनमें से हार्ड टेस्ट है वो हार्ड टेस्ट है पंजाब का, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर 7 पेपर्स हैं, और सिंध का इजी है बनस्बत पंजाब के। पहले पंजाब की बात करें या पहले सिंध की बात करें? पहले पंजाब की बात करते हैं। पंजाब के अंदर आपका जो पेपर है वो है क्रिमिनल लॉ 1, उसके बाद क्रिमिनल लॉ 2, उसके बाद सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2, उसके बाद जर्नल लॉ, उसके बाद इंग्लिश, और उर्दू, क्रिमिनल लॉ 1 ही है, क्रिमिनल लॉ 2 नहीं है। ठीक है, इसके साथ जीके का पेपर भी है। तो 7 पेपर्स हैं। 7 पेपर्स का जो डिटेल्ड सिलेबस है वो आपके साथ में पीडीएफ में ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा, जो पंजाब का ग्रुप है। सेकेंडली, अगर सिंध की बात की जाए तो सिंध के अंदर आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा सबसे पहले, फिर आपका होगा रिटन टेस्ट, और फिर होगा आपका इंटरव्यू। पंजाब के अंदर ये इशू है कि पंजाब के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 अटेम्प्ट्स हैं, और यहाँ पर अटेम्प्ट्स अनलिमिटेड हैं। लेकिन इशू ये है कि अगर आप हाई कोर्ट के एनरोल्ड हैं तो आपके एज जो है मैक्सिमम 35 ईयर्स होनी चाहिए, और यहाँ पर हर 2 साल 3 साल के अंदर आ रही होती हैं, तो जाहिर सी बात है
कोई किसी की 3 अटेम्प्ट्स बनेगी, किसी की 4 भी बनेगी, किसी की हो सकता है 5 भी बने। अब स्क्रीनिंग का जो सिलेबस क्राइटेरिया उसके अंदर जीके है 25%, इंग्लिश है। फिर आ जाता है आपका लॉ जो कि 50% है। सही है, इंग्लिश और जीके भी 50% हो गया। लॉ में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? लॉ में आपका आ जाता है मेजर एक्ट्स यानी कि सीपीसी, क्यूएसओ, सीआरपीसी, पीपीसी, मुस्लिम लॉज। मुस्लिम लॉज के अंदर आपके कौन कौन से आ गए? आपका मुस्लिम लॉज के अंदर गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट भी आ गया, फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस भी आ गया, MLFO भी आ गया, और आपका फैमिली कोर्ट एक्ट भी आ गया। ठीक है, और डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट भी आ गया। फिर स्पेशल सिंध के स्पेशल लॉज, सिंध स्पेशल लॉज कौन कौन से हैं? जैसे कि सिंध रेंटेड प्रीमिसेस है, सिंध अभी रिसेंटली एक लॉ पास हुआ है सिंध इंटरेस्ट एक्ट, प्रोहिबिशन ऑन प्राइवेट लोन्स एक्ट 2023, वो भी सिंध का स्पेसिफिक है, तो उसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जनरेट होते हैं 2 से 3। नॉट रिपब्लिक एक्ट है, नॉट रिपब्लिक एक्ट है तो पूरे पाकिस्तान का, लेकिन इसमें से लास्ट टाइम 2022 के अंदर एक सवाल आया था। फिर उसके बाद आ जाता है आपका सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013, और उसके अलावा जो स्पेशल लॉज हैं जितने भी हैं वो सारे के सारे। ठीक है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ गया, और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आ गया। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बाद जो है आपका आ जाता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। फिर उसके बाद जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट आ गया। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट के बाद जो है नेब ऑर्डिनेंस, नेब ऑर्डिनेंस के अलावा आपका FIA एक्ट, ATA, कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंस एक्ट आ गया, और इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट। और भी जितने भी इंस्टीट्यूट्स आप पढ़ कर आ चुके हैं 5 ईयर LLB प्रोग्राम के अंदर, वो सारे के सारे इंस्टीट्यूट्स आ गए। यानी कहने का मकसद ये है कि जिस साइड पर आपका माइंड नहीं जाता, एग्जामिनर आपसे वहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। आप अक्सर क्या करते हैं, मेजर एक्ट्स पढ़ लेते हैं, माइनर एक्ट को छोड़ देते हैं, तो माइनर एक्ट से ही आपका टेस्ट जनरेट होता है। सही है, इसके अलावा और भी कुछ लॉज हैं, जैसे कि पार्टनरशिप एक्ट है, ठीक है, तो उनमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। खैर, आपने यहाँ से 50 मार्क्स ऑब्टेन कर लिया, अब आ गए आप रिटर्न की तरफ। तो रिटर्न के अंदर आपका सिविल लॉ का पोर्शन होगा और क्रिमिनल लॉ का पोर्शन होगा। सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ के पोर्शन के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं? इसके अंदर आपका आ जाएगा सिविल लॉ के पोर्शन के अंदर CPC, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और उसके अलावा आपका आ सकता है सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन और सिंध रेंटेड प्रीमिसेस ऑर्डिनेंस या फैमिली लॉ में से। फिर आ जाता है आपका क्रिमिनल लॉ का पोर्शन। क्रिमिनल लॉ पोर्शन के अंदर आपका PPC आ गया, CRPC आ गया, और इसके अलावा जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम है, क्योंकि ये भी एक प्रोसीजरल लॉ है, तो इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। और यहाँ पर एक है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ये मैं भूल गया, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी, आपके एडवोकेसी के लिए भी, और साथ ही साथ आपके जुडिशरी एग्जामिनेशन के लिए भी। और लिमिटेशन एक्ट, अब जो लिमिटेशन एक्ट है वो आपका स्क्रीनिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आपके रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और आपके इंटरव्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सही है, जैसे ही आपने रिटर्न एग्जामिनेशन क्लियर किया, रिटर्न एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न है, किस तरीके से हम लेके चलेंगे उसको, तो उसको भी मैं आपको बताता चलूँ कि रिटर्न एग्जामिनेशन के जितने भी पास पेपर्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को चाहिए तो वो हमसे कोऑर्डिनेट करके परचेज कर सकता है। सेकेंडली, जो हमारे पास सिविल और क्रिमिनल लॉ का पेपर आएगा आपका रिटर्न एग्जामिनेशन का, उसमें आपने कितना लिखना है। अगर बात की जाए पंजाब की, तो पंजाब के अंदर आपने डिटेल्ड आंसर लिखना होता है, डेट मीन्स के 20 मार्क्स का आंसर लिखना होता है। अगर हम बात करें स्पेसिफिक सिंध की, तो सिंध के अंदर जितना आपसे पूछा गया है उतना ही आपने आंसर करना है, ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाना, ओवर स्मार्ट नहीं बनना। 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 5 मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर उतना ही होगा, 4 लाइन्स, 6 लाइन्स, 8 लाइन्स, बस। क्लियर है यहाँ तक? अब आता है इंटरव्यू पर। तो इंटरव्यू का फेज़ अभी दूर है, इतना दूर जाने की या इतनी आगे की सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इंटरव्यू में बता दूँ, इंटरव्यू में आपके 40 to 50 या 200 क्वेश्चंस की एक लिस्ट बना लें। वो 200 या 300 क्वेश्चंस की लिस्ट बना लें, तो उसकी प्रिपरेशन आपने कहाँ से करनी है? आप अपने रखवाएं मॉक इंटरव्यूज़।
मॉक इंटरव्यूज़ डेट मीन्स कि आप किसी भी टीचर से या फिर कोशिश करें कि जितने ऑलरेडी मजिस्ट्रेट्स हैं करंटली, या फिर हमारे पास सीनियर सिविल जजेस हैं, डीजेज हैं, उनसे अपने मॉक इंटरव्यूज़ करवाएं, जिनका पैनल हो 3 या 5 पर्सनस का। तो वो आपके जब इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे तो उससे आपको बड़ी क्लैरिटीज़ मिलेंगी, आपको ये पता चले आप किस स्टेज पर हैं। ठीक है, तो ये हमारा पैटर्न था सिंध का। पंजाब के अंदर आपको पता है कि 7 पेपर्स हैं, 7 पेपर्स में से अगर आप एक भी पेपर में फेल हो गए दैट मीन्स कि आपको दोबारा अटैम्प्ट देनी पड़ेगी। ठीक है, और अभी इन्होंने ये कर दिया, पंजाब की जुडिशरी ने, पंजाब हाई कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने क्राइटेरिया ये सेट कर दिया कि हर साल 2 बार अनाउंस करेंगे। 2 बार अनाउंस करने का रीज़न ये है कि वहाँ पर स्टूडेंट्स कॉम्पिटेंट हैं, नो डाउट, लेकिन इशू ये है कि स्टूडेंट्स क्रैक ही नहीं कर पाते रिटन एग्जामिनेशन, इंटरव्यू तक पहुँच ही नहीं पाते। अब आते हैं हम हमारे आज के इस टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा लिमिटेशन एक्ट का फर्स्ट लेक्चर है। लिमिटेशन एक्ट का जो हमारा आज का लेक्चर है, आज के इस लेक्चर के अंदर जस्ट हम इंट्रोडक्शन करेंगे। कल से इंशाल्लाह हम इंस्टीट्यूट को पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले लिमिटेशन एक्ट के अंदर हमारे पास कितने सेक्शंस हैं? 28-29 सेक्शंस हैं। इट इज़ स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, सेक्शंस एंड आर्टिकल्स। इट इज़ स्प्लिटेड इन टू 2 पार्ट्स, सेक्शंस एंड आर्टिकल्स। 29 इसके सेक्शंस है, 183 इसके आर्टिकल्स हैं। 29 सेक्शंस आ गए इसके, 183 आर्टिकल्स आ गए। सेकेंडली ये कि इसके अंदर कितने डिविजन्स हैं। अगर डिविजन्स की बात की जाए तो इसके 3 डिविजन्स हैं। वो कौन कौन से डिविजन्स हैं? एक है सूट्स, एक है अपील्स, और एक है आपका एप्लीकेशंस। यानी कि हमारा जो लिमिटेशन एक्ट है ये एप्लीकेबल होता है सूट्स पर भी, अपील पर भी और एप्लीकेशंस पर भी। अब जो सूट से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं वो अगर आपने नोट डाउन करने हैं 1 to 49, 1 to 149। अब उसके बाद सेकेंडली हमारे पास जो अपील्स का आर्टिकल है 150 से 157। फिर एप्लीकेशंस के जो आर्टिकल्स हैं 158 से लेके 183 तक। क्लियर है? इट वॉज इनेक्टेड इन 1908। अब इसकी जो डेट ऑफ इनेक्टमेंट है और साथ ही साथ आपके कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की जो डेट ऑफ इनेक्टमेंट है, दोनों की दोनों सेम ही है। तो आपको ये बहुत इजीली याद हो जाएगी। डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, जिस दिन डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है, दोनों के दोनों सेम है, इनेक्टमेंट नहीं इन्फोर्समेंट, 1 जनवरी 1909। लॉ इज टिपिकल टू अंडरस्टैंड फॉर बिगनर्स। इसका एक्ट नंबर 9 है। अब एक्ट नंबर क्यों अलॉट किया जाता है किसी भी स्टेट्यूट को? ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सा स्टेट्यूट कितने नंबर पर है। यानी उस एक साल के अंदर बहुत सारे स्टेट्यूट पास हुए होंगे, तो इसका नंबर 9 है। ऑब्जेक्ट क्या है इसका? अगर हम इसके ऑब्जेक्ट की बात करें कि इसका बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है, इट डज नॉट बेयर योर राइट, इट डज नॉट bar your right, it bar your remedy if you are not in time, it bar remedy if you are not in time। देखें, फॉर सपोज अगर हम ये सोचें कि लिमिटेशन एक्ट ना होता तो क्या होता। अगर लिमिटेशन एक्ट ना होता तो डेफिनेट सी बात है कि लिंगर ऑन होती रहती प्रोसीडिंग्स, जो जब भी चाहता किसी के खिलाफ कोई सूट कर देता। अब बिलफर्ज ए ने कब्जा किया बी की प्रॉपर्टी पर। अब ये कहता है कि अभी मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं 10 साल 15 साल बाद जो है पोजेशन क्लेम कर लूँगा, कोई इशू नहीं, क्योंकि आर्टिकल 28 ओमिट कर दिया गया, जो ये कहता था कि अगर कोई भी शख्स पजेजर है फ्रॉम 12 ईयर्स तो एक्चुअल ओनर जो है उसका राइट इन्फ्रिंज हो गया, वो एक्सक्लूड हो गया, अब वो अपना राइट को क्लेम ही नहीं कर सकता।
तो यहाँ पर आप ये देखें कि अगर बिलफर्ज ए ये कहता है मैं 20 साल 25 साल 30 साल या आने वाले बड़े टाइम बाद जब भी मेरा दिल करेगा तब जाके मैं इसके खिलाफ सूट क्लेम करूँगा, 20 साल बाद ये क्लेम करता है और क्लेम जब ये करता है तो बी की डेथ हो जाती है। बी की डेथ होने के बाद बी के जो लीगल हेयर्स है उन पे क्लेम कर देता है। तो क्या अब ये ज़ाती नहीं हुई इसके लीगल हेयर्स के साथ? इसी के साथ साथ आप इसको उलट भी कर सकते हैं, अगर इसकी डेथ हो गई तो इसके लीगल हेयर्स क्लेम करते हैं, तो क्या वो तकलीफ में नहीं आए सूट की तरफ लिटिगेशन में जाने की वजह से? तो कहने का मकसद ये है कि टाइम फ्रेम बता दिया कि कितने टाइम फ्रेम के अंदर आप कोई भी सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं और कब कब कर सकते हैं। विच स्टेट्यूट आर कॉल्ड स्टेट्यूट ऑफ पीस एंड रिपोर्ट। अगर सवाल ये आ जाए कि स्टेट्यूट ऑफ पीस एंड रिपोर्ट कौन सा है, रिकोर्स कौन सा है, तो आपका लिमिटेशन एक्ट जो टाइम फ्रेम बता देता है कि भाई पीस इस टाइम फ्रेम तक आप क्या कर सकते हैं, आप अपील फाइल कर सकते हैं, आप सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, आप एप्लीकेशन मेक कर सकते हैं। फॉर व्हाट पर्पस लिमिटेशन एक्ट वाज इनेक्टेड। एक और क्वेश्चन ये जनरेट हुआ कि लिमिटेशन एक्ट इनेक्ट कब हुआ था, लिमिटेशन एक्ट इनेक्ट कब हुआ था? टू प्रिस्क्राइब द टाइम। क्या रीजन बताया गया? टू प्रिस्क्राइब टाइम, टाइम को प्रिस्क्राइब करने के लिए। डिले डिफीट इक्विटी एक लीगल मैक्सिम है जो क्या कहता है, डिले डिफीट इक्विटी वन शुड कम टू कोर्ट विद इन क्लीन हैंड्स। ठीक है, यानी कि जो डिले है वो डिफीट करती है इक्विटी को। एक ये लीगल मैक्सिम। सेकंड लीगल मैक्सिम है कि कोई भी शख्स अगर आता है कोर्ट के अंदर तो विद क्लीन हैंड्स आए। क्लीन हैंड्स का मतलब क्या, हाथ वगैरह धोकर आए? नहीं, दैट मीन्स कि वो खुद से इस तरीके से आए कि कोर्ट उससे ही कोई क्वेश्चन ना पूछ ले कि भाई क्या आपकी लिमिटेशन बनती है नहीं बनती, क्या आप प्रॉपरली इस कोर्ट में सूट फाइल कर रहे हैं तो क्या ये प्रॉपर फॉर्म है या नहीं है। इसको हम कहते हैं विद क्लीन हैंड्स। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। अगर आप टाइम से आगे चले गए यानी कि आपका टाइम फ्रेम ख़त्म हो गया, फिर आप जो है क्या कर रहे हैं, सूट इंस्टीट्यूट कर रहे हैं, तो वो हमारे पास सेक्शंस मौजूद है, उसका स्टेट्यूट मौजूद है जो आपको एक्सक्लूजन ऑफ टाइम बताएगा कि कब कब आप जो है टाइम को एक्सटेंड करवा सकते हैं। लेकिन जर्नली रिस्ट्रिक्ट कर रहा है ये कि इतने टाइम फ्रेम के बाद आप नहीं कर सकते। जर्नल एक्सेप्शन, उसके अंदर एक्सेप्शंस मौजूद हैं। फिर वेयर लिमिटेशन इज ओनली एग्जामाइंड अंडर लिमिटेशन एक्ट। Besides limitation act, the limitation is also examined by special laws within time frame. उसके बाद आर्टिकल 181 को मजीद डिस्कस किया गया रेजिडरी आर्टिकल्स के साथ। आर्टिकल 181 क्या है? रेजिडरी आर्टिकल। देखिए मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया कि एप्लीकेशंस पर 158 से लेके 183 तक आर्टिकल्स हैं। रेजिडरी आर्टिकल क्या है कि बिलफर्ज अगर किसी भी एप्लीकेशन के लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं बताया गया, स्पेसिफिक प्रोविजन, स्पेसिफिक आर्टिकल नहीं बताया गया, तो वहाँ पर आप आर्टिकल 181 को यूज़ कर सकते हैं, जो कि ये कहता है कि आप इतने टाइम फ्रेम के बाद कोई भी सूट दाखिल नहीं कर सकते। उसके बाद आ जाता है हमारे पास वेदर द प्रोविजन ऑफ लिमिटेशन एक्ट आर मैंडेटरी और ऑब्लिगेटरी। क्या लिमिटेशन एक्ट के जितने भी प्रोविजंस हैं वो ऑब्लिगेटरी हैं या मैंडेटरी हैं? प्रोविजन ऑफ लिमिटेशन एक्ट मैंडेटरी इन नेचर। क्या है? मैंडेटरी इन नेचर है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटीज के साथ, लेकिन उसकी एक्सेप्शन, वेयर देयर इज जनरल लॉ देयर इज एन एक्सेप्शन। आर्टिकल्स के अंदर टाइम फ्रेम बता दिया, भाई इतने टाइम फ्रेम के बाद आप जो है कोई भी सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते, आप एप्लीकेशन नहीं दे सकते, आप अपील फाइल नहीं कर सकते। जैसे क्या डेथ सेंटेंस की अपील 7 डेज थी, इसको एक्सटेंड कर दिया गया 30 डेज या 60 डेज के साथ 30 डेज। अब अच्छा, एक और भी स्टूडेंट का क्वेश्चन ये है कि सर हर साल अमेंडमेंट्स आती हैं तो क्या हम हर साल बुक्स चेंज करें? इसका सोल्यूशन भी बता देता हूँ आपको। उसके बाद एक्सीडेंट विथ प्रूफ, इफ एडवोकेट मिसकंडक्ट्स इट विल गो इन द अकाउंट ऑफ क्लाइंट। ये भी चीज़ याद रखें, कभी भी एडवोकेट कोई भी मिसकंडक्ट करता है तो वो क्लाइंट के अकाउंट में जाएगी, एडवोकेट के अकाउंट में नहीं जाएगी, उस केस पे इफेक्ट पड़ेगा। सही है। इस तरीके से और भी हमारे पास आर्टिकल्स हैं। खैर इतना टाइम नहीं है कि हम सारे के सारे आर्टिकल्स को डिस्कस करें, लेकिन आर्टिकल्स की जब हम क्लास अटेंड करेंगे तो आर्टिकल्स की क्लास के अंदर मैं आपको ये बता दूंगा कि कौन कौन से आर्टिकल्स ऐसे हैं जो कि मोस्ट रिपीटेड हैं
और प्रैक्टिकली जिनकी प्रैक्टिस ज़्यादा है। अब आते हैं कि स्टूडेंट ने सवाल किया कि सर हर साल हमारे पास अमेंडमेंट्स आती हैं, अब हमारे पास बुक्स सारी की सारी अवेलेबल हैं, तो हम किस तरीके से बुक्स को अप टू डेट रखें। बुक्स को अप टू डेट रखने के लिए आपने क्या करना है, आपने सिंपली ये करना है कि जब भी कोई अमेंडमेंट आती है तो उसका नोटिफिकेशन पास होता है, तो उसको आपने PDF फॉर्म में डाउनलोड करना है, उसके प्रिंट निकालना है। प्रिंट आप जो है माइक्रो में निकलवा के जिस पेज पर आपने उसको फिट करना है उस पेज पर आप उसको फिट कर दें। समझ रहे हैं बात को? उस पेज पर जब आप उसको फिट कर देंगे, जैसे कि हमारे पास पाकिस्तान पेनल कोड की बात की जाए तो हमारे पास 325 जो सेक्शन है वो ओमिटेड हो गया 2002 के अंदर, तो उसके साथ जो उसकी बेसिक थ्योरी थी वो भी उसके साथ आ गई। उसके बिहाइंड जो उसकी थ्योरी दी गई कि भाई जो हमारे पास अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड है उसको एक्सक्लूड कर देना चाहिए, उसको निकाल देना चाहिए। भाई क्यों निकाल देना चाहिए? इस वजह से निकाल देना चाहिए क्योंकि एक शख्स जो क्या करता है, सुसाइड कमिट करता है, वो ऑलरेडी एक बीमार शख्स है। अगर वो बेचारा कोशिश करता है और बच जाता है किसी वजह की वजह से, तो आप उसको क्या करते हैं, आप उसको डेथ, उसको जो है सज़ा दे रहे हैं 1 साल की। अब उसको आप सज़ा तो दे रहे हैं, वो बेचारा हो सकता है पहले से ही सज़ा में हो, इश्क में मुब्तला हो, या कोई भी ऐसी हो सकती है कंडीशन, या मेंटल डिजीज़ में से गुजर रहा हो। क्योंकि देखें, अगर कोई शख्स ट्रूली, मैं कहता हूँ कि अगर इश्क में भी मुब्तला होता है और उसको ये पता है, उसको नज़र आ रहा है कि भाई अब मुझे आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा, वो लड़की या वो लड़का मेरा नहीं हुआ, कोई भी रीज़न हो सकता है, इसको पॉजिटिव वे में ले, तो वो क्या करता है, वो भी तो एक मेंटल डिजीज़ से गुजर रहा है, उसको थोड़ा टाइम दें। उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन यही है कि जाहिर सी बात है वो ख़ुद को मशगूल रखे अपनी लाइफ के अंदर। अब इसके पीछे ये थ्योरी दी गई कि आप उसको सज़ा ना दें, तो उसको आपने क्या करना है, उसको डाउनलोड करके उस पेज के साथ 325 के साथ अटैच कर दें, या स्टिकी नोट बना लें, स्टिकी नोट पे आप उसको कर दें, तो इससे आपकी बुक्स अमेंडेड रहेंगी। हर साल आपको बुक्स परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो अभी मैंने आपको सिलेबस बताया, सब्जेक्ट्स बताया, इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप ये करें, जो स्पेशल लॉज हैं आपको अगर मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं मिलते तो आप उसके PDFs डाउनलोड कर लें। सेकेंडली आप ये कर लें, अगर आपको बल्कि बुक्स चाहिए तो एक मेजर एक्ट, एक माइनर एक्ट की, सिविल मेजर लॉज और क्रिमिनल मेजर एक्ट, इन दोनों के मैन्युअल्स ले लें, जो नियर अबाउट 5,000 के आपको मिल जाएंगे। अगर आपको अलग अलग इंस्टीट्यूट चाहिए तो फिर आप अलग अलग इंस्टीट्यूट लें, विद कमेंट्री लें, ताकि आप अच्छे से उसको पढ़ सकें। CPC पढ़नी अच्छी तो आमिर रज़ा की CPC अच्छे से पढ़ें, जिसके अंदर बेहतरीन तरीके से CPC को एलोबरेट किया गया है, उसकी कमेंट्री जो है किस तरीके से बताई गई है वो भी बेहतरीन है। सही है? तो कहने का मकसद क्या है कि आपने बैरेक के साथ साथ कमेंट्री भी पढ़नी है। कमेंट्री के अंदर जिस तरीके से उसको एलोबरेट किया गया, खुद से रीडिंग भी करनी है, खुद से समझना भी है। क्लासेस तो अटेंड करेंगे आप मेरी रेगुलर, लेकिन साथ ही साथ इन चीज़ों को भी आपने गो थ्रू करना है, इन चीज़ों को भी आपने रेगुलर बेसिस पर लेकर चलना है। सही है? तो इस तरीके, इससे रिगार्डिंग बहुत सारी क्यूरीज होती हैं स्टूडेंट्स को। पंजाब के अंदर मैंने आपको बताया कि नवंबर के अंदर सीट्स अनाउंस हो जाएंगी, और सिंध के अंदर मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से हमारे पास जो है जनवरी के अंदर सीट्स अनाउंस होंगी। फर्दर एक और क्यूरी कि क्या वाकई में KPK के अंदर जो है बैरक्स दे दिए जाते हैं कि आप बैरक्स से देख कर और पेपर दें, और बैरक्स को किस तरीके से यूज़ किया जाएगा। बिलफर्ज ये एक बैरक्ट है, अब ये बैरक्ट अगर है तो ये बैरक्ट आप किस पैटर्न में KPK के अंदर यूज़ कर सकते हैं, स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन था। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर बैरक्ट आपको दे दिया जाता है ना, और आपको पता है कि भाई मेरे पास सवाल आया है, अब उस सवाल का आंसर मैं किस तरीके से लूँ, तो बैरक्ट की वर्डिंग आप यूज़ नहीं कर सकते, पहली चीज़। सेकेंडली, क्वेश्चंस जो आएंगे वो क्वेश्चंस कभी भी डायरेक्ट नहीं होंगे, ट्विस्टेड क्वेश्चंस होंगे। ट्विस्टेड क्वेश्चंस कैसे? कि वो इस तरीके से शफल्ड क्वेश्चंस होंगे कि आपको ये पता ही नहीं चलेगा पहले तो कि ये किस सेक्शंस में से पूछ रहा है। सेकेंडली, फिर उसको आइडेंटिफाई करें, आइडेंटिफाई करना है, फिर आप बैरक पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद फिर आप उसको अपनी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करके लिखेंगे, लेकिन थोड़ा सा बड़ा ही हार्ड होता है KPK का भी टेस्ट। सही है? इसी तरीके से इंशाल्लाह कल से हम जो है लिमिटेशन एक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट स्टार्ट करेंगे, तो लिमिटेशन एक्ट के जितने भी सेक्शन है वो सारे गो थ्रू करेंगे, फिर उसके बाद हम 1 या 2 क्लासेस के अंदर आपके आर्टिकल्स गो थ्रू होंगे। मंडे टू फ्राइडे हमारी रेगुलर क्लासेस चलेंगी। सेकेंडली, फिर हर मंडे को, ईच मंडे को आपका 5 डेज़ जो हमने पढ़ा होगा प्रीवियसली उसका ही आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिला करेगी, डेट मीन्स कि आपको प्राइवेटली क्लास इशू की जाएगी ग्रुप के अंदर, या फिर हो सकता है आपके नंबर पर भी।
आप जैसे ही क्लास अटेंड करेंगे, जिस टाइम पे भी आप अवेलेबल हैं, तो आप क्लास अटेंड करें। उसके बाद फिर इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट मंडे को आपका टेस्ट कंडक्ट कर दिया जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट ज़ूम पे क्लासेस लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबिलिटी रहती है, तो वो कंबाइन क्लासेस होती है। तो अक्सर स्टूडेंट्स को ये होता है कि सर हम तो फर्स्ट पे आए थे, आप तो हमें लिमिटेशन एक पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम पढ़ना अभी जो है कोई इजी लॉ पढ़ना चाह रहे हैं, FI एक्ट पढ़ना चाह रहे हैं, या इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट पढ़ना चाह रहे हैं, तो इस वजह से हम इस तरीके से आपको सेपरेटली भी क्लासेस इशू कर देंगे। खैर, कहने का मकसद ये, बाकी रही बात नोट्स की, तो नोट्स आपको विद द पेस ऑफ टाइम इशू होते रहेंगे ग्रुप के अंदर। अब यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी, कोई भी सवाल हो तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल।